नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से आपके इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए कला, शिल्प और पतन के कारणों के बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसी क्या क्या कला पक्ष थी, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स थी और बाद में इसका पतन कैसे हुआ। दोस्तों, ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये सिंधु घाटी सभ्यता सभ्यता से जुड़ा हुआ आखिरी वीडियो लेक्चर है और इस वीडियो लेक्चर में हम उन आखिरी पहलुओं की चर्चा करेंगे जो सिंधु घाटी से जुड़ी हुई हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले गीतों का एक प्रश्न है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैंने कुछ कार्टून कैरेक्टर का यूज़ किया है जो कि आपसे समय समय पर कुछ प्रश्न पूछेंगी, आपके बिहाफ पे मुझसे प्रश्न पूछेंगी और उन प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो लेक्चर में आपको मिलेगा। तो गीतों का प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहरें हुआ करती थी वे कैसे सिंधु घाटी सभ्यता को समझने में मदद करते हैं। दोस्तों, बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन है और इस तरह का प्रश्न परीक्षाओं में भी पूछा जाता रहा है। सिर्फ मोहरों को मोहरों की तरह या इंग्लिश में इसको सील कहते हैं, उस सील की तरह देखा जाना या सिर्फ व्यापार के लिए ही उपयोग में किया जाना, ये कहना गलत है। जो मोहर हैं वे मोहर इतनी विषाद थीं कि इनके ऊपर सिंधु घाटी सभ्यता के जीवन चरित्र को समझा जा सकता है। न सिर्फ जीवन को बल्कि उनकी देविक, अदैविक, लौकिक, अलौकिक, व्यापार, वाणिज्यिक जैसी तमाम चीज़ों को हम इससे समझ सकते हैं। ठीक है, तो गीतों को शाबाशी देना तो बनता है क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो शाबाश गीतों, लगता है अब तुम समझदार हो गई हो क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन आप पूछने लगी हैं और आज का क्वेश्चन भी बहुत अच्छा पूछा है। इसके पहले मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता का ये वाला इमेज जरूर दिखाना चाहूँगा क्योंकि इस इमेज में सिंधु घाटी सभ्यता लगभग पूरी पूरी कवर की हुई है। तो इस पूरी इमेज पर आज आपको एक प्रश्न भी लिखना है। ठीक है, आप लोग जो हैं प्रश्न लिख नहीं रहे हो, प्रश्न आपको लिखना पड़ेंगे। अगर आप प्रश्न नहीं लिखोगे तो आपको जो मेंस एग्जाम में अच्छे नंबर आने चाहिए वो नहीं आएंगे। और मेंस के लिए जो अब हम आंसर की प्रिपरेशन करते हैं तो उसका फ़ायदा हमको प्री एग्जामिनेशन में भी मिलता है। तो आज आपको एक प्रश्न लिखना है इसके ऊपर, इस चित्र के ऊपर, कि इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर एक लेख लिखना है। ठीक है, तो इस चित्र के ऊपर आपको एक लेख लिखना है। ठीक है, एक आर्टिकल आपको लिखना है इस पूरे पेंटिंग के ऊपर। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक वही है मुहर, कि मुहरें क्या थी, क्योंकि मुहरें जो हैं ये कला पक्ष को भी प्रस्तुत करती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये कला पक्ष को प्रस्तुत करती हैं, ये उस समय के व्यापार को प्रस्तुत करती हैं, ये उस समय के समाज को प्रस्तुत करती हैं, उस समय के धर्म को जानने में मदद करती हैं, उस समय का प्रशासन किस तरह का रहा होगा उसे समझने में भी ये काफ़ी हद तक हमारी मदद करती हैं। तो अभी तक जितनी मोहरें हमें प्राप्त हुई हैं उनकी संख्या लगभग 2500 के आसपास है। ये अलग अलग टाइप से है, याद रखिएगा, ये अलग अलग टाइप से, एक एक प्रकार की नहीं है। ये जो मोहरें हुआ करती थी इनके आकार प्रकार अलग अलग होते थे। कुछ गोल आकार की होती थी, कुछ चौकोर होती थी, कुछ बेलनाकार प्रकृति की होती थी। ये निर्भर करता था कि खास तौर पर व्यापार में कि व्यापारी को किस तरह की मोहर का उपयोग अपने सामान की पहचान के लिए किया जाना है। मोहरों का जो बनाया जाना है वो बहुत सारी वस्तुओं के प्रयोग से संभव होता था। जैसे कांचली मिट्टी का इसमें हम लोग प्रयोग करते थे। कांचली मिट्टी मतलब इसको मुख्यतः हम नदियों के माध्यम से लाई हुई मिट्टी भी समझ सकते हैं। इसके बाद हम चर्ट का उपयोग करते थे, गोमेद, हाथी दांत, मिट्टी आदि का उपयोग किया जाता था। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का उपयोग करके ये मोहरें बनती थी वो थी सेल खड़ी। सेल खड़ी का उपयोग बहुत बड़े पैमाने पर होता था। सेल खड़ी को हम एक तरह का कच्चा पत्थर भी कहते हैं। इन मोहरों पर मनुष्य, पशु, वृक्ष जिसमें पीपल और नीम बहुत महत्वपूर्ण है, एक सींग वाले पशु, वृषभ, गेंडा, बाघ, भैंस, हिरन, हाथी, बकरी, खरगोश आदि उत्कीर्ण मिलते हैं। हालांकि बाघ का जो चिन्ह हैं वो सिंध क्षेत्र से ही हमको प्राप्त होते हैं, अन्य क्षेत्रों से हमें प्राप्त नहीं होते हैं। और बाघ का मुख्यतः जो चित्रांकन है वो सुमेरियन सभ्यता में किया जाता था, मेसोपोटामिया में इसका प्रयोग ज़्यादा होता था। तो इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि
जो बाग है उसके बारे में जानकारी या उसकी जैसी मुहर चलाने का जो तरीका है वो हमको सुमेरियन सभ्यता यानी मेसोपोटामिया से मिला होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मोहरों का जो प्रयोग है वो दो तरीके से होता था। दो तरह से मोहरों का प्रयोग किया जाता था। पहला था कि व्यापारी अपने द्वारा भेजे गए सामान की पहचान करता था। एक जगह से दूसरी जगह जो कोई भी सामान भेजा जाता था, सपोज ये कोई गुड है, इसको भेजना है, तो इसके ऊपर एक वो जो सील है उसको लगा दिया जाता था। ये एक व्यापार के व्यापारी की अपनी पहचान होती थी। जब ये सामान दूसरी जगह पहुंचता था तो वहां पर वो जो व्यापारी है वो इसी चीज को देख कर समझ जाता था कि ये सामान किस व्यापारी के द्वारा भेजा गया है। और दूसरा कि इनका प्रयोग अंधविश्वास के लिए भी होता था। कई सारी मोहरें ऐसे मिली हैं जिसमें हमको दो छेद दिखाई दिए हैं, जिसको या तो किसी गंडे या ताबीज की तरह उपयोग में लाया जाता होगा। और इसका एक संबंध ये भी हो सकता है या तो धार्मिक या फिर अंधविश्वास के रूप में इसको हम मान सकते हैं। जैसे कि आज के समय में भी जो बहुत अलग अलग धर्मों के लोग हैं वे गंडे और ताबीज़ों का बहुत बड़ी मात्रा में प्रयोग करते हैं, और वो इन चीज़ों का जो प्रयोग करते हैं वो अपने धार्मिक विश्वास या अंधविश्वास को बढ़ावा देने या उसे संतुष्ट करने के उद्देश्य से प्रयोग में लाते हैं। एक चीज़ और आप यहाँ पे समझ लीजिए कि लिपि का जो प्रयोग है, खासकर जो लिपियाँ हैं, लिपि का जो प्रयोग है वो चौकोर आकार की जो मुहर है उसी पर किया गया है। गोल या जो बेलनाकार आकृति की जो मुहरें हैं उन पर लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है। और एक और चीज़ कि ये जो आपकी मुहर है चौकोर आकार की, इस पर एक पशु का भी अंकन है, याद रखिएगा पशु का भी अंकन है, और उसके ऊपर एक लिपि का भी प्रयोग किया है। लिपि को हम चित्र भी कह सकते हैं क्योंकि अभी हमको मालूम नहीं कि उस पर क्या लिखा हुआ है। कुछ फोटोज में आपको यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक श्रृंगी पशु है, ठीक है। ये यहाँ पर जो बैल है, नटुआ बैल जिसको कहा है वो है, इसके पास आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक देवता हैं जिनके दो ओर कोई जीव खड़ा है, हाथ में सांप लिए हुए हैं और ऊपर इनके सिंग लगे हुए हैं। यहाँ पर ही आपको एक ऐसा जीव नजर आएगा जिसके दो सिर हैं, एक सिर ये रहा, एक सिर ये रहा, और दोनों के सींग भी निकले हुए हैं, और देखो यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है। इसके बाद आप ये बैल देखेंगे तो बैल के ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है और बैल की आकृति यहाँ पर साफ तौर पर नजर आएगी। तो इस तरह की मोहरों का प्रयोग खास तौर पर सैंधव सभ्यता में होता था। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। एक बात और मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि देखिए जो आपकी एग्जाम होगी उसमें 5 और 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। जो ओल्ड पैटर्न है उसमें 6 के हैं और जो न्यू पैटर्न है उसमें 5 के होंगे। तो वहाँ पर आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में पाई जाने वाली मोहरों पर एक लेख लिखो, ठीक है। या मोहरें हमें किस प्रकार से समाज को समझने में सहायता करती हैं। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है कि जो पॉइंट्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं अगर आप उन्हें भी आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपका 100% काम हो जाएगा। अलग से आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, तो मोहरों की अन्य विशेषताएं भी हैं, कुछ स्पेशल टाइप है। जैसे कि कुछ मोहरों पर हमें ज्यामिति से संबंधित कुछ विभिन्न नमूने मिलते हैं। कुछ इस प्रकार की आकृतियां हमको देखने को मिलती हैं, बिल्कुल चौकोर आकार की। इसके बाद व्याघ्र चित्रण केवल सिंध प्रदेश के स्थलों में ही हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया। बाकी अन्य क्षेत्रों से हमें बाघ का चित्रण मोहरों पर नहीं मिलता है। सिंध के बाहर केवल कालीबंगा ही एकमात्र ऐसा शहर है जो राजस्थान में पड़ता है जहां से हमको बाघ का चित्रण मिला है। बाकी जगह से बाघ नहीं मिला है। 3 घड़ियाल और एक मछली का चित्र चनूदड़ों की एक मिट्टी की मुद्रा पर बना हुआ मिला है। मिट्टी की मुद्रा को ये पकाना भी अच्छे से जानते थे। पकाने का मतलब है कि ये जैसे कच्ची गारे का जो बना हुआ एक सील होगा उसे ये भट्टी में डालकर अच्छे से सेक देते थे जैसे कि मटका सिकता है। हड़प्पा की एक मुद्रा पर गरुड़ और एक दूसरी मुद्रा पर खरगोश का भी चित्र हमको देखने को मिलता है जो बहुत रेयर है। खरगोश का बनना बहुत रेयर है, ठीक है। इसके बाद है कि कुछ मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा पर पशुपति शिव का अंकन है और गणेश का भी चित्र मिलता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि इस बात से पशुपति शिव और गणेश की बात से हमको ये समझ में आ जाना चाहिए कि हो ना हो ये हिंदू जो परंपरा है उन परंपरा के प्रारंभिक लक्षण हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं। और दूसरी बात कि ये जो मोहर है ये हमें उन लोगों के धार्मिक तत्वों को समझने में भी मदद कर रही है कि ये किस तरह के देवी देवताओं की पूजा अर्चना किया करते थे, ठीक है। सिंह जो होता है लॉयन, उसका कोई चित्र नहीं मिला है। टाइगर जरूर मिला है लेकिन लॉयन नहीं मिला है और इसकी कोई मुद्रा नहीं मिलती है। लेकिन
जब मेसोपोटामियाई इलाकों में जाकर देखा जाता है, उन इलाकों की मोहरों को समझा जाता है, तो वहाँ की मुद्रा पर सिंह जरूर हमें मिलता है। ये आप एक फ़ोटो देख सकते हैं, इसमें आपको ढेर सारे मनुष्य दिखाई देंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐसी मोहर बहुत रेयर मिली है जिस पे मनुष्यों का भी चित्रण हो और जीव का भी चित्रण हो, नाव भी बनी हो और कुछ शिकार खेलते हुए व्यक्ति वगैरह भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हों। तो ये बहुत रेयर केस में ऐसा होता था। अब इसमें आप देख सकते हो कि किसी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है ना, कोई स्क्रिप्ट यहाँ पर यूज़ नहीं की गई है और यहाँ सीधे-सीधे जो चित्र हैं उन्हीं के माध्यम से पूरी बातों को समझाया जा रहा है। ठीक है? तो ये बहुत रेयर है, ये बात आप समझिए, ये बहुत रेयर है। मनुष्यों की आकार सिंधु घाटी सभ्यता में नॉर्मली मिलते नहीं हैं। ठीक है? चलिए इसके बाद कुछ और विशेषताएं, जैसे लोथल की एक मुद्रा पर बीज बोने के यंत्र जैसी आकृति मिलती है, जिससे हमको उन लोगों के एग्रीकल्चर कृषि के बारे में समझ आता है। कुछ मुद्राओं पर हिंदू प्रतीक जैसे कि स्वास्तिक अंक का चिन्ह भी मिलता है इस तरह का। ठीक है? और ये वाइट जो पत्थर है उस पर ये हमको मिलता है। सर लोथल में छोटे आकार की कुछ साधारण मुद्राएं मिली हैं और ये शुरू से लेकर आखिरी तक, मतलब कि जब से सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट हुआ तब के प्रारंभिक चरणों से लेकर और जब तक ये समाप्त हुआ तब तक की पूरी कहानी को बयां करती है। आलमगीर से कोई मुद्रा हमें प्राप्त नहीं होती है। आलमगीरपुर जो है ये हमारा मेरठ में है और ये सबसे पूर्वी जो स्थल है वो है ये और यूपी में पड़ता है। गंगा यमुना जो दो आब हैं उनके क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक प्रमुख नगर है आलमगीरपुर। यहाँ से कोई मुद्रा हमें हासिल नहीं हुई है। रोपड़ से एक मुद्रा जरूर हमें मिली है। इसके बाद सुरकोटरा से भी एक मुद्रा और कालीबंगा से 8 मुद्राएं हमें प्राप्त हो जाती हैं। दूसरी ओर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से ही हमें विशाल मात्राएं में मुद्राएं मिली हैं, जिनकी संख्या मोहनजोदड़ो में सबसे ज़्यादा है। लगभग 1200 के आसपास ये हमें मिलती हैं। अब यहाँ पर देखिए एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो समझने लायक है वो ये कि आखिर मेरठ के इलाके यानी आलमगीरपुर से ये मोहर क्यों नहीं मिलती है। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि जब हम इसको देखते हैं कि पंजाब का जो इलाका है जहाँ पर सिंधु नदी बहती है और अपनी 5 सहायक नदियों का एक सहयोग इसे प्राप्त होता है, तो वहीं पर इतनी ज़्यादा मात्रा में मुद्राएं क्यों मिलती हैं। तो देखिए इसके पीछे कई सारे इतिहासकार हैं जो इस मुद्दे पर पहुंचते हैं, इस मत पर पहुंचते हैं कि ये जो प्रारंभिक लक्षण है, यहाँ पर व्यापार अपने चरम पर था। जब देखा गया कि ये इलाके डूब गए हैं, या तो ये डूब गए हैं या ये तबाह हो गए हैं या ये कोई काम के नहीं रहे, तब इन लोगों ने यहाँ पंजाब से पूर्व की ओर अपना विस्तार शुरू किया था। पंजाब से पूर्व की ओर अपना विस्तार शुरू किया था। तो इनके जाने के साथ उस तरह की मुद्राएं भी इनके साथ नहीं जा पाई होंगी, जिसकी वजह से इन पूर्वी इलाकों में हमें ऐसे साक्ष्य नहीं मिलते जो कि पश्चिमी इलाके में मिलते हैं। मतलब कि ईस्टर्न जो एरिया है उसमें वो नहीं मिलता जो कि वेस्टर्न एरिया में मिलता है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही सकारात्मक और जानने योग्य बात है। यहाँ पर एक बात और आप समझिए कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसका फैलाव सबसे पहले पंजाब के इलाकों में हुआ। पंजाब से ये सिंध के इलाके में पहुंची। सिंध के पहुंचने के बाद ये फिर थोड़ा पश्चिम की ओर और गई। पश्चिम की ओर जाने का जो मुख्य कारण है वो है व्यापार। क्या है? व्यापार मुख्य कारण है, क्योंकि इनका मेसोपोटामिया के लोगों के साथ व्यापार हुआ करता था समुद्री मार्गों के माध्यम से और कच्चे माल को ये वहाँ से मंगाते भी थे। इसके बाद इनको और कच्चे माल की आवश्यकता पड़ी तो ये सिंध से होकर गुजरात की ओर जाने लगे। गुजरात में इनको लोथल जैसा एक बंदरगाह मिला। उसके बाद ये महाराष्ट्र की ओर जाने लगे, क्योंकि महाराष्ट्र और दक्षिण के इलाकों से ये कच्चा पत्थर वगैरह मंगाया करते थे, धातुओं का आयात करते थे। इसके बाद इन्होंने कुछ और धातुओं की खोज में संभवतः पूर्व की ओर भी गमन किया, फिर कुछ मात्रा में जम्मू एंड कश्मीर की ओर गमन किया। पंजाब से होते हुए ये जो है अफगानिस्तान तक पहुँचे, वहाँ से भी अपने सामान को मंगाया करते थे। तो धीरे धीरे इस तरीके से इस सभ्यता का फैलाव हुआ और ये मुद्राएं भी इसी तरीके से दूसरी जगहों पर पहुंची थी। ठीक है? चलिए एक और चीज़ कि लोथल और देशालपुर से तांबे की मुद्राएं भी मिलती हैं जो बहुत रेयर केस में है, क्योंकि लोथल और देशालपुर जो हैं ये एक तरह के विदेश व्यापार के मुख्य केंद्र हुआ करते थे और इस वजह से संभावना ये बनती है कि तांबे का प्रयोग जो है वो कालांतर में वस्तु विनिमय के लिए किया जाने लगा होगा। यहाँ पर एक मैं मुद्रा और दिखाना चाहूँगा आपको, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये एक बाघ है। ये बाघ की फोटो है।
ये एक पेड़ है और इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, ये मिट्टी की है। यहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है और ये एक पेड़ है जिसकी टहनियाँ आप देख पा रहे हैं और यहाँ पर कुछ लिपियाँ हैं और बाघ जो है वो पीछे की ओर मुड़कर उस व्यक्ति को देख रहा है। इसके बाद बैल है, इस बैल को नटुआ बैल कहा गया है जिसके लंबे सींग हैं और सबसे विशेष बात इसकी जो है वो है कि इसका गर्दन के नीचे का जो जबड़ा है वो इस तरीके से फैला हुआ है, ये अपने आप में एक विशेषता है। और यहाँ पर एक चीज़ और आप गौर फरमाइए तो वो ये कि जो ये हमारा बैल है, इसके जो तौर तरीके हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से यहाँ तक इसके पैर की जो मांसपेशियाँ हैं वो बिल्कुल स्पष्ट आपको दिख रही हैं, बिल्कुल स्पष्ट दिख रही हैं, ठीक है। यहाँ इसकी पूंछ को भी उतने ही अच्छी स्पष्टता को प्रदान की गई है। ये इसका पेट को, फिर इसका जो कुबड़ है ये इतना अच्छे तरीके से निकाला हुआ है जैसे कि ये बैल हमारे सामने ही खड़ा हो। तो इस तरह की जो ये कला है ये अपने आप में बहुत कुछ कहने के लिए काफ़ी है कि इन लोगों का कला पक्ष कितना विशाल और विषाद था, क्योंकि इस तरह की चीज़ों को आज भी नॉर्मल वे में बनाया जाना संभव नहीं है, जितना अच्छा कि उन लोगों ने इस मोहर पर चित्रांकन किया है। संभवतः कई सारे इतिहासकार कहते हैं कि ये दोनों ही जो मोहरें हैं, इन मोहरों को बनाए जाने की प्रेरणा उन्हें मेसोपोटामिया के इलाकों से हुई होगी, क्योंकि जब हम मेसोपोटामिया और की सुमेर सभ्यताओं पर और उनके नगरों से प्राप्त चीज़ों पर एक फोकस करते हैं तो ये चीज़ें हमें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है मनके, ठीक है। मनके मतलब क्या होते थे? ये एक तरह के मोती की तरह ही काम करते थे जिनका प्रयोग या तो माला में किया जाता था या फिर जो पैरों में पायल पहनी जाती है उसमें किया जाता था, या हाथ में जो छोटे-छोटे बाजूबंद वगैरह पहनते हैं उसमें किया जाता था, ठीक है। तो उस तरह की चीज़ों में मनकों का प्रयोग होता था। तो मनके जो हैं वो बहुत तरह की चीज़ों को मिलाकर बनाए जाते थे। कई बार ये पत्थर के होते थे, धातु के होते थे, महंगी धातुओं के होते थे, महंगे और रंग-बिरंगे पत्थरों का भी प्रयोग करके बनाए जाते थे और कई बार मिट्टी का भी प्रयोग करके मनके बनाए जाते थे। तो आप देख सकते हैं कि गोमेद, फिरोज़ा, लाल पत्थर, सैलखड़ी जैसे बहुमूल्य और अर्ध कीमती पत्थरों से अति सुंदर मनकों का प्रयोग ये किया करते थे। कई मनके तो हाथी दाँत के भी मिलते हैं और शंख और सीप का प्रयोग करके भी मनके बनाए जाते थे। मन का जो उद्योग है वो खास तौर पर चन्हूदड़ो और लोथल में हमको मिलता है। चन्हूदड़ो एक व्यापारिक केंद्र था जहाँ पर हमको खास तौर पर जो साज सज्जा की जो वस्तुएं होती हैं उनका उत्पादन यहाँ पर हमको मिलता था। तो चन्हूदड़ो और लोथल से हमको मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हो जाते हैं। सोने और चांदी के भी मनके मिले, हालांकि सोना चांदी यहाँ पर उत्पन्न नहीं होता था। इन्हें अन्य क्षेत्रों से जैसे कि आपके कर्नाटक की कोलार की खान हो गई, जम्मू कश्मीर और अफगानिस्तान, ईरान के रास्तों से मंगाया जाता था। गहनों का ढेर मोहनजोदड़ो से पाया गया है, बहुत सारे गहने वहाँ से मिले हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है वो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल वे में की है, इसलिए वहाँ से इतने सारे मात्रा में गहने मिलते हैं। इनमें सोने के मनके, आभूषण आदि भी बहुत सारी मात्रा में शामिल हैं और इसके अलावा कई और जगहों से हमें चांदी की थालियाँ भी प्राप्त हुई हैं जो अपने आप में विशेषता हैं इस सभ्यता को समझाने के लिए। अब मनके क्या होते थे? तो देखिए मनकों को आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये आप देख पा रहे होंगे छोटे-छोटे मोती-नुमा आकृति के हैं, तो कुछ बड़े ये सीप के बने हुए हैं, ये सीप का बना हुआ है, ठीक है। ये सीप के बने हुए सारे लंबे-लंबे मनके हैं। ये गोलाकार ढोलकाकार हैं, ठीक है। ये गोलाकार हैं और कुछ मनके इस तरह के आपको दिख जाएँगे और कुछ इस तरह के अन्य विशेष आकृतियों के मनके भी आपको मिल जाएँगे। इनका प्रयोग या तो माला बनाने में किया जाता था या गले में जो हार बनता है, हार बनाने में किया जाता था और भी कई तरह के आभूषणों में इनका प्रयोग होता था। आप मनकों को यहाँ और अच्छे से देख पाएँगे, यहाँ कुछ रंग-बिरंगे मनके आपको दिख जाएँगे, ठीक है। जैसे ये है, ये फ़िरोज़ा नीले पत्थर का बना हुआ है और यहाँ पर ये सीप का बना हुआ है, ये भी सीप का है। तो ये बहुत सारे मनके आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो कि इस सभ्यता की विशेषता है, ठीक है। इसके बाद कुछ और रंग-बिरंगे मनके मैं आपको बताता हूँ, एनसीईआरटी की बुक से लिए हुए मनके हैं और इसमें आपको विशेषतः छोटे से लेकर बड़े तक सभी मनके रंग-बिरंगे पत्थरों में नज़र आएँगे। ये इस सभ्यता की बहुत बड़ी विशेषता के रूप में मैं इसको चिन्हित करूँगा। विशेषता क्यों कह रहा हूँ, है ना? विशेषता इसको क्यों कह रहा हूँ? उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो सिर्फ़ इतना भर है कि इस समय तक जो मेसोपोटामिया या मिस्र की जो सभ्यताएँ हैं, जो सबसे
पुरानी सभ्यताओं में से एक मानी गई हैं, वहाँ भी इस तरह की चीज़ का प्रयोग नहीं होता था। प्रयोग का मतलब है कि नहीं बनाए जाते थे। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता से इन चीज़ों को बनाकर, कंस्ट्रक्ट करके, मैन्युफैक्चर्ड करके इन्हें उन क्षेत्रों में बेच दिया जाता था और उसके ऊपर एक मोटा मुनाफा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उठाते थे। तो ये काम ज़रूर होता था, मतलब कि जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में व्यापार पढ़ा, इनका बिजनेस पढ़ा, तो उसमें हमने देखा कि ये लोग इन चीज़ों को वहाँ से आयात करते थे और उनको मैन्युफैक्चर करके उन्हीं लोगों को वापस बेच दिया करते थे, जिससे कि इनका व्यापार वाणिज्य जो है वो इन्हीं लोगों की तरफ होता था। इसके बाद जो अगला है वो है मृण मूर्तियाँ। मृण मूर्तियाँ मतलब मिट्टी की बनाई हुई मूर्तियाँ। तो देखिए, मिट्टी की मूर्तियों को, कुछ तो मिट्टी की मूर्तियाँ हमको कच्ची भी मिलती हैं और कुछ मिट्टी की मूर्तियाँ जो है वो हमें पकी हुई मिलती हैं। पकी हुई जो मिट्टी की मूर्तियाँ हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनको भट्टी में यूज़ किया जाता था, पकाया जाता था और पकाकर फिर उनका उपयोग किया जाता था। तो इनका निर्माण जो है वो खास तौर पर मिट्टी से हुआ है, जिन्हें अच्छी तरीके से पकाया हुआ, जैसे कि मिट्टी के बर्तन पकाए जाते हैं, ठीक उसी तरह से। मृण मूर्तियाँ खिलौना या पूज्य प्रतिमाओं के रूप में अधिक प्रयोग होती थी। दो तरीके का ही प्रयोग होता था, या तो खेल खिलौनों के रूप में बच्चों के लिए, या फिर इनका प्रयोग जो है वो पूज्य प्रतिमा, जैसे कि माता देवी हो गए, शिव हो गए, पशुपति हो गए, उनके रूप में होते थे। इन पर ये जो हैं मिट्टी की जो मूर्तियाँ होती थी, इन पर पशु पक्षियों, पुरुषों, स्त्रियों के चित्र भी उकेरे गए थे। ये जो उकेरना है, ये या तो लाल रंग में होता था या फिर इसमें काले रंग का प्रयोग किया जाता था, जिन्हें लाल चित्रित या फिर काला चित्रित इस तरह से कहा जाता है। इनमें से जो अधिकतर मूर्तियाँ मिली हैं, मृण मूर्तियाँ मिली हैं, उनमें 3/4 जो मृण मूर्तियाँ हैं, मिट्टी की बनी हुई मूर्तियाँ हैं, वो हमको पशुओं के चित्रों के साथ ही मिलती हैं। यानी कि प्रकृति की यहाँ पर आपको जो महत्ता है वो आपको दिखाई देगी, ठीक है, क्योंकि प्रकृति ही इनका पोषण किया करती थी। अब इन पशुओं में क्या था, तो इन पशुओं में बैल, भैंसा, भेड़, बकरी, बाघ, सुअर, गेंडा, भालू, बंदर, मोर, तोता, बतख, कबूतर आदि की मृण मूर्तियाँ हमको हासिल हुई हैं। इसका मतलब आप ये भी समझ लीजिए कि इन सभी जीवों का कुछ न कुछ योगदान इन लोगों के जीवन में ज़रूर रहा होगा, तब ही इतनी विशाल मात्रा में इन जीवों की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। इसके अलावा वह हमें खेल खिलौने के रूप में बैलगाड़ी, ठेला गाड़ी की आकृति भी मिल जाती है, जो उन लोगों के सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही होंगी। बैलगाड़ी और ठेला गाड़ी दोनों ही, क्योंकि इनके माध्यम से सामान को लाया और ले जाया जाता होगा। टेराकोटा में कुबड़ वाले सांड की आकृति विशेष रूप में मिलती है, जो मैं इसी वीडियो में अभी पिछली स्लाइड पे आपको दिखा चुका हूँ। घोड़े के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से एक मृण मूर्ति के रूप में मिलते हैं, जो अपनी एक विशेष बात है। यहाँ पर हम माता देवी को जरूर देखना चाहेंगे। ये मिट्टी की बनी हुई हैं। इस मिट्टी की मूर्ति की बहुत खास विशेषता है। विशेषता क्या है, तो देखिए यहाँ पर गले में आपको हार दिख जाएगा, जो मिट्टी का बनाया हुआ है ना। इसमें आपको हार दिख जाएगा गले में इस तरह से पहना हुआ। इसके नीचे का जो गला है उसमें भी हार पहनाया हुआ है, जो बहुत अच्छे स्तरों में है। अलग अलग स्तर आपको दिखेंगे, ये एक स्तर है, ये दूसरा स्तर है, तीसरा स्तर है, और इसमें जो मालाएं वगैरह हैं वो भी अच्छे से यहाँ पर बनाई गई हैं। वहीं जो सीने का भाग है वहाँ पर भी कुछ आभूषण यहाँ पर इस तरीके से पहनाने की कोशिश की गई है, और इन आभूषणों को नीचे भी कुछ बेल बटुए और मनके आदि लगाए गए हैं। तो इससे हमें ये समझ आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो महिलाओं का जो जीवन होता था, उस जीवन में रंग बिरंगे मनके, मोती, मालाएं, हार, इनका भी बहुत योगदान होता था। या मैं कहूँ कि महिलाएं अपने साज सज्जा के प्रति बहुत ही सजग रहती थी। ये इस मिट्टी की मूर्ति को देखकर हमें पता चलता है। कुछ विशेष बातें भी हैं जिनको हम फटाफट और देखते हैं। कुछ मृण मूर्तियों में अर्ध मानव मिले हैं। अर्ध मानव का मतलब है कि आधा शरीर तो मानव का है और आधा शरीर किसी पशु या पक्षी का है, ये भी हमको मिलता है, ठीक है। ये अपने आप में, मतलब मैं कहूँ कि एक ऐसी खासियत है जिसे मेसोपोटामिया से लिया गया होगा, क्योंकि जब हम मिस्र और मेसोपोटामिया में जो
मम्मीज़ वगैरह हैं, उनके फ़ोटोज़ देखते हैं तो उनमें हमको ख़ास तौर पर ऐसे चित्र दिखाई देते हैं। जिस तरह की बात यहाँ पर हमको दिखती है, जिसमें निचला भाग तो किसी मनुष्य का होता है और ऊपरी भाग किसी जीव का होता है, किसी जानवर वगैरह का होता है। मानव जो मृण मूर्तियाँ हैं वो ठोस हैं, ठीक है? उन्हें बिल्कुल ठोस बनाया गया है, लेकिन जो पशु की जो मूर्तियाँ हैं वो खोखली हैं। अधिकतर मृण मूर्तियाँ हाथ से बनी गई हैं, किंतु कुछ को सांचे में भी ढाला गया है। जो पिछली हमने देखी थी वो हाथ से बनी हुई है, ठीक है? लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी मूर्तियाँ थी जिनको सांचे में ढाला जाता था। जल जंतुओं जिनमें घड़ियाल, कछुआ और मछली की मृण मूर्तियाँ हमें हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। इनकी विशेषता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मृण मूर्तियों में गाय की आकृति नहीं मिलती है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है कि हड़प्पा के लोगों को या सिंधु सभ्यता के लोगों को किस जीव के बारे में नहीं पता था, तो गाय के बारे में नहीं पता था, लेकिन बैल की आकृति तो मिल जाती है, ठीक है? अब आपका एक प्रश्न हो सकता है कि सर जब गाय के बारे में नहीं पता था तो बैल कहाँ से आया? तो हो सकता है कि गाय का प्रयोग उस समय उन लोगों के द्वारा नहीं किया जाता हो और बैल का प्रयोग जो है वो वरस टाइप से होता था, जैसे कि सामान को लाने ले जाने के लिए जो बैलगाड़ी बनती है उसमें प्रयोग होता था। जैसे खेत में अगर कुछ हमें जोतना है खेत को तो उसमें इसका प्रयोग होता था। अगर किसी व्यक्ति को परिवहन करना है, एक शहर से दूसरे शहर जाना है, तो उसके लिए भी बैल बहुत उपयोगी होता था। तो संभवतः इन लोगों को गाय की उपयोगिता के बारे में ज़्यादा पता नहीं होगा, इसलिए गाय की आकृतियाँ नहीं मिलती हैं। एक और विशेष बात है मूर्तियों में वो ये कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या बहुत अधिक है, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि ये समाज मात्र प्रधान समाज था। महिलाओं की ज़्यादा चलती थी या महिलाओं की पूजा अर्चना एक बड़े पैमाने पर हुआ करती थी। कई मूर्तियों में माता देवी को आभूषणों से सुसज्जित किया गया, जैसा कि आपने देखा है। तो कई मूर्तियों में जो कि सैंधव में सिंध इलाकों से हमको मिलती हैं, उनमें माता देवी का रौद्र रूप दर्शाया गया है। वहीं पर जो सिंधु के बाहर यानी सिंध प्रदेश के बाहर की जो माता देवी मिली हैं, उनमें रौद्र रूप को नहीं दर्शाया गया है। माता देवी बिल्कुल सौम्य रूप में हैं। तो वहीं पर कहीं कहीं पर जो मृण मूर्तियाँ मिली हैं, उनमें बालिकाओं की मूर्तियाँ भी विशेष दर्शनीय हैं। कुछ फ़ोटोज़ यहाँ पर आप देख लीजिए। यहाँ पर आप फ़ोटो देखेंगे वो ये है कि ये मिट्टी के खेल-खिलौने, ये एक पक्षी है, ये एक घड़ा है, ये एक बैलगाड़ी है, ठीक है? ये एक गाड़ी है, ये पहिया जो है ये ठोस है, पहिया जो है वो ठोस है। वहीं पर ये जो बैल हैं ये अंदर से खोखले हैं और बैल को जोतने के लिए यहाँ पर एक छेद दिया हुआ है ताकि एक मतलब खिलौने के हिसाब से कि यहाँ पर एक आप डंडा लगाकर और इस बैलगाड़ी को ऐसे करें और इसको आप जब बैल आगे चलेंगे तो बैलगाड़ी ऑटोमेटिक आगे चलेगी। तो इस तरह की आकृति यहाँ पर बनाई गई है। इसके बाद कुछ मूर्तियाँ कला पक्ष में हमें धातु की भी बनी मिलती हैं, जो इन लोगों के कला पक्ष को बहुत अच्छे से हमें चित्रित कर देती हैं। जैसे मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो, लोथल, कालीबंगा आदि से हमको ये मिलती हैं मिट्टी धातु की मुद्राएं। इनमें कांसे की एक नग्न नर्तकी की मुद्रा हमको मोहनजोदड़ो और चनूदड़ो से भी मिलती है। यहाँ पर एक ये जो आप देख रहे हैं ये मोहनजोदड़ो से हमको एक बालिका की चित्र मिली है, जिसमें ये नग्न है, इसने कोई वस्त्र नहीं पहने हैं। हाँ, हाथ में आप देख सकते हैं कि विशेष तरीके के जो आभूषण है वो पहने हुए हैं, गले में जो विशेष तरीके के आभूषण है वो पहने हुए हैं और यहाँ पर हाथ पूरा आभूषण से भरा हुआ है और पूरी नग्न है और कांसे की ये प्रतिमा है। तो इससे समाज व्यवस्था को समझने में हमें कुछ सहायता मिल जाती है। और इसके गले में कंठहार सुशोभित है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। सिंधुदुर्ग और हड़प्पा से कांसे की एक इक्का गाड़ी भी मिली है। इक्का गाड़ी मतलब कि जो आपका घोड़ा गाड़ी होती है, ठीक उसी तरह की गाड़ी आती है, उसको हम इक्का गाड़ी कहते हैं, वो मिला है। लोथल से तांबे के बैल की आकृति भी हमको मिल जाती है। कालीबंगा से भी बैल मिला है, वो भी तांबे की आकृति में। तो दोस्तों ये जो धातु की जो मूर्तियां हैं ये अपने आप में विशेष हैं। ये बताती हैं कि ये लोग न सिर्फ मिट्टी की मूर्तियां बनाते थे बल्कि धातु की भी बनाते थे और पत्थर की भी मूर्तियां ये बनाएंगे। तो प्रस्तर कलाओं में थोड़ी पिछड़ी हुई कला इनकी है। प्रस्तर कला इतनी विशाल नहीं है जितनी कि मिट्टी की कला और धातु की कला थी।
तो हड़प्पा सभ्यता की जो प्रस्तर कला है वो पिछड़ी हुई है। क्यों है? तो उसका कारण है कि हो सकता है कि इस सभ्यता के जो लोग हैं वो इतने विशारद नहीं रहे हों पत्थरों को तराशने में, जितने की बाद के समय में हो पाए थे। पाषाण की जो मूर्तियां हैं उनमें अल्बस्टर, चूना पत्थर, सेलखड़ी, बलुआ पत्थर और स्लेटी पत्थर का प्रयोग बहुतायत में किया गया है। और जितनी भी हमें पत्थर की मूर्तियां मिली हैं वो लगभग खंडित अवस्था में ही मिलती हैं। संभावना है कि जब सिंधु घाटी सभ्यता अपने विनाश की ओर बढ़ रही थी, तब उस समय कुछ पत्थर की मूर्तियां पत्थरों से टकराई होंगी, उनका कुछ घिसा हुआ होगा और वो कट-फट गई। वहीं जो मिट्टी की मूर्तियां हैं वो गाद के नीचे अच्छे से दब गई होंगी और कोई घर्षण उनमें नहीं लगा होगा। इनमें योगी बाबा की जो मूर्ति मिली है ये बहुत प्रसिद्ध है। ये एक वहाँ के विद्वान हैं जिन्होंने अपने सिर पर एक नगीना कुछ पहना हुआ है, दाढ़ी कंघी से उजी हुई आपको दिख रही होगी, नाक टूटी हुई है, चपटी है, टूटी हुई है, हाथ टूटा हुआ है, शॉल यहाँ पर ओढ़ी हुई है और ये वहाँ के पुरुष जिस तरह के वस्त्रों को पहनते थे उसे समझाने के लिए काफ़ी है। हो सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने और भी कई तरह की जो पत्थर की मूर्तियां हैं उनको बनाया होगा, लेकिन समय के साथ आज हमारे पास वे दर्शनीय नहीं हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो कलाएं हैं जिनमें मोहरे हमने देखी, मनके देखे, मिट्टी की मूर्तियां देखी, हमने प्रस्तर मूर्तियां देखी, धातु की मूर्तियां देखी, इन सब की अपनी एक सीमा है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये बहुत विशाल मात्रा में और बहुत ही अपने उजले पक्ष को प्रस्तुत करती हैं, नहीं, इनकी अपनी कुछ सीमाएं हैं। सीमाएं क्या हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई कलाकृतियों की जो संख्या है वो सीमित है और खास तौर पर एक विशेष वर्ग पर ही ये सीमित है। ठीक है, पूरे समाज को चित्रित नहीं करती। जैसे कि हमें जो महिलाओं की मूर्तियां मिली हैं तो उसमें या तो देवी की मूर्तियां मिली हैं या फिर नर्तकी की मिली हैं। उसमें हमें माँ का पक्ष नहीं मिलता कि अपने बच्चे को वो किस तरीके से रखती थी। हमें महिलाओं के द्वारा किस प्रकार के वस्त्र सामाजिक परिवेश में पहने जाते थे उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। हमें पुरुषों की मूर्तियां उतने पैमाने पर नहीं मिलती जितनी की मिलनी चाहिए थी। हमें व्यापारियों की या व्यापारिक दशाओं को जानने योग्य भी चीज़ें हासिल नहीं होती हैं। तो ये बहुत कमी है। ठीक है, तो यही चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि इनमें अभिव्यक्ति की उतनी विविधता नहीं है जितनी कि मिस्र और मेसोपोटामिया की समकालीन संस्कृतियों में पाई जाती थी। मिस्र और मेसोपोटामिया की जो संस्कृति है उसमें जिस तरह के पाषाण चित्र बनाए गए, पाषाण मूर्तियां बनाई गई, उनमें समाज के विभिन्न लोगों को शामिल किया गया। वो किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं रह गई थी। उनमें ममीज को गाड़े जाने के भी चित्र हैं। ममीज में अगर कोई दुष्ट आत्मा है तो उसे मारने और वो अगर फिर से जन्म लेती है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा उसको भी अच्छे से बताया गया है पत्थर पर निर्मित चित्रों के और पाषाण प्रतिमाओं के माध्यम से। लेकिन यहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं मिलती हैं, यहाँ पर इसकी कमी है। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में मानवीय अभिव्यक्ति को ज़्यादा दर्शाया गया है। मानवीय अभिव्यक्ति का क्या मतलब है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सामाजिक दशाएं हैं नृत्य की या माता देवी की या उसका पशुओं के प्रति जो प्रेम है उसकी, उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर दिखाया गया है। कला परिदृश्य को देखा जाए तो उसमें समानता नहीं दिखाई देती। अलग अलग क्षेत्रों में ये अलग अलग है, एक समान नहीं है। इसका कारण भी है कि शुरू में जब पंजाब के इलाके थे उन इलाकों में ये कला, ये संस्कृति ज़्यादा फली फूली, वहाँ एकता थी। लेकिन वहाँ से निकलकर जब ये दक्षिण की ओर गई, जब ये पूर्व की ओर गई और अपने पश्चिम की ओर गई, तो वहाँ के जो लोकल चीज़ें थीं वो भी इसमें जुड़ती चली गई और कला पक्ष जो है वो थोड़ा सा विभिन्नता वाला हो गया, थोड़ा कमज़ोर हो गया। सैंधव कला पर सुमेरन सभ्यता के कुछ लक्षण भी दिखाई देते हैं, जैसे मनुष्य का चित्रण, पशु पक्षी के साथ मानवीय संबंध, ये सारी चीज़ें हमें सुमेरन सभ्यता से मिलती हैं। यहाँ पर एक बात और बता दें कि जो अर्ध मानव हमको मिले हैं, ठीक है, अर्ध मानव जो मिले हैं, ये अर्ध मानव को बनाए जाने का जो तरीका है ये भी हमको सैंधव सभ्यता में नहीं मिलता बल्कि सुमेर सभ्यता में मिलता है और वहाँ से हमने इसको कॉपी किया है। आप मेरी बात अब समझ गए होंगे। तो यहाँ तक जो
सैंधव सभ्यता है उसका कला पक्ष, महत्वपूर्ण पक्ष यहाँ पर आपको दिखाई देता है। इसी के साथ मिट्टी के बर्तन आदि भी बनाए जाते थे जो बहुत विशेष हैं, जिन पर मैं चर्चा ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस में कर चुका हूँ। इसके बाद घरों को बनाए जाने की जो तरीका है उसको मैं ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूँ। ईंट बनाए जाने का तरीका, उस पर हम बात कर चुके हैं, और जो हार आभूषण वगैरह बनते थे उनकी भी बात हमारे इन वीडियोज़ लेक्चर में हो चुकी है। तो ये अपने आप में बहुत ही विशाल सभ्यता और संस्कृति के लक्षण हैं जो हमें बहुत कुछ समझाने और सिखाने का प्रयास करते हैं। अब आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पर कि इसका विनाश कैसे हुआ। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश कैसे हुआ, पतन कैसे हुआ। क्योंकि ये माना जाता है कि 2300 से लेकर और 1750 ईसा पूर्व तक ये संस्कृति थी, लेकिन इसके बाद एकाएक कहाँ गायब हो गई। ठीक है, एकाएक कहाँ गायब हो गई और इसके लक्षण कहाँ चले गए और कैसे गायब हो गई। सबसे बड़ा प्रश्न है कि ये कैसे गायब हो गई, तो ये हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो कुछ इतिहासकारों ने अपने अपने मत दिए हैं, जैसे कि पारिस्थितिकी असंतुलन के बारे में फेयर और सर्विस कहते हैं, है ना। पारिस्थितिकी असंतुलन जो है ये प्रकृति का ही अपना एक विशेष सर्कुलर है जिसको वो समय समय पर करती रहती है, और कुछ मानव के द्वारा भी पारिस्थितिकी असंतुलन को किया जाता है। तो कई इतिहासकार मानते हैं कि जो पर्यावरणीय जो दशाएं हैं वे बदल गईं, लोगों के रहने योग्य दशाएं नहीं रह गईं और लोग उन इलाकों को छोड़कर दूसरे इलाकों की ओर शिफ्ट हो गए। ये एक मत यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। जैसा कि आज के समय में भी होता है कि सपोज कि थार का जो मरुस्थल है, अगर इस मरुस्थल में बहुत अधिक मात्रा में गर्मी पड़ने लगे तो लोग यहाँ से शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे, लोग यहाँ से उठकर कहीं और जाना शुरू कर देंगे। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि पंजाब के क्षेत्रों से ये सभ्यता इसलिए विलुप्त हो गई क्योंकि ये लोग एक जगह से दूसरी जगह चले गए। इस बात को प्रस्तुत कौन करते हैं, फेयर सर्विस कहते हैं। इसके बाद वर्धित शुष्कता और घग्गर नदी का सूख जाना, है ना। वर्धित शुष्कता का क्या मतलब है कि सूखा जो है वो लगातार बढ़ने लगा और घग्गर नदी ने अपना मार्ग बदल लिया। पहले वो जिस मार्ग से होकर बहती थी उस मार्ग के किनारे पर ही ये नगर बसे हुए थे, लेकिन उसके बाद इसने अपना मार्ग कहीं और कर लिया तो नगर क्या हो गए, सूखे हो गए, नगर सूखे हो गए। यहाँ पर पानी नहीं पहुँचा, जिससे सूखा होने लगा, जिसकी वजह से खेती बाड़ी नहीं हो पाई, खेती नहीं हो पाई तो व्यापार खत्म हो गया, व्यापार संभव ही नहीं था, और लोगों को पीने के लिए और अपने अन्य प्रयोगों के लिए भी पानी उपलब्ध नहीं रहा, जिससे ये नगर जो हैं ये वीरान हो गए। लोग इनको छोड़ एक जगह से दूसरी जगह चले गए। इसको माना है डीपी अग्रवाल, सूद और अमलानंद घोष ने इस बात को माना है। अमलानंद घोष ने तो घग्गर नदी का सूख जाना ही कह दिया कि इसी से ये हुआ है। इसके बाद नदी के मार्ग में परिवर्तन, तो इस विचार के जनक जो है ये माधव स्वरूप वत्स हैं, डेल्स भी कहते हैं, और लेस्ब्रिक भी इस बात को मानते हैं कि नदी ने अपना मार्ग बदल लिया, जिससे ये जो नगर थे ये सूख गए, नगर सूख गए, खेती समाप्त हो गई और व्यापार समाप्त हो गया। हालांकि ये जो मत है ये बहुत महत्वपूर्ण मत माना जाता है, क्योंकि ऐसा नदियां हमेशा करती हैं। खास तौर पर हिमालय की जो नदियां हैं वो अपने मार्ग बदलने के लिए बहुत विख्यात हैं। एक उदाहरण के तौर पर हम देखें कि आज दिल्ली में जहाँ पर हजरत निजामुद्दीन की दरगाह है वहाँ पर सटकर यमुना नदी बहा करती थी, लेकिन इन 500-600 सालों में मुगल काल से अभी तक जब हुमायूं का मकबरा बना तब भी वह नदी हुमायूं के मकबरे के पास हुआ करती थी। लेकिन इन 600 वर्षों में यमुना नदी करीबन 6 किलोमीटर दूर चली गई, आज अक्षरधाम मंदिर के पास में बहती है, और जहाँ ये नदी थी वहाँ पर आज हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन बना हुआ है। तो ये अपने आप में कोई विशेष बात नहीं है, नदियाँ अपना मार्ग बदलती रहती हैं। लेकिन वहीं कुछ इतिहासकारों का मानना है कि नहीं, बाढ़ आई होगी, है ना। मोहनजोदड़ो में जो बाढ़ के जो चिन्ह हैं वो स्पष्ट हैं। स्पष्ट मतलब कि जब मोहनजोदड़ो की लंबवत खुदाई की गई तो लंबवत खुदाई में कई सारे स्तर मिले हैं, लेवल मिले हैं। ठीक है, जब बाढ़ आती है तो बाढ़ अपने जाने के बाद मिट्टी का एक लेवल छोड़ जाती है, अगली बार फिर बाढ़ आती है, फिर एक लेवल आता है, फिर बाढ़ आती है, फिर लेवल, और ये लेवल ऐसे ऐसे बढ़ता रहता है। तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि बाढ़ आई और उस बाढ़ के कारण जो पूरी सभ्यता संस्कृति है उसका विनाश हो जाता है। इसको कौन कौन मानता है, तो इसको मेके मानते हैं, SR राव मानते हैं कि बाढ़ आई होगी।
इसके बाद एक दूसरे प्रकार का जल प्लावन। जल प्लावन का मतलब है कि जैसा कि मनुस्मृति और भागवत पुराण में लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि एक बहुत बड़ा विप्लव आया था और उस विप्लव में पूरी दुनिया डूब गई थी। ऐसी कोई परिकल्पना यहाँ भी की गई है कि एक बहुत बड़ा जल विप्लव आया जिससे पूरी धरती जो है वो डूब जाती है, सैंधव स्थल डूब जाते हैं और एकाएक पूरी सभ्यता का नाश हो जाता है और कोई भी नहीं बचता है। तो इस तरह की बात कौन कहता है? ये बात कहते हैं M.R. साहनी। M.R. साहनी ने इस मत को प्रस्तुत किया है। एक अमरीकी जल वैज्ञानिक भी रहे हैं R.L. राइक्स। इन्होंने भी कहा है कि हाँ, ऐसा कुछ हुआ था, क्योंकि हमें जो बाढ़ के जो चिन्ह हैं उन बाढ़ के चिन्हों के साथ साथ एक अलग प्रकार के जल प्लावन के चिन्ह भी दिखाई देते हैं। बहुत बड़ी मिट्टी हमको दिखाई देती है, जिसका कारण वे बताते हैं कि भूकंप आया होगा इस इलाके में और भूकंप के चलते वो पूरी धरती हिली होगी और समुद्र का जल और नदियों का जल जो है वो नगरों की ओर आ गया होगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं भाई आक्रमण, जिनमें 1934 में गार्डन चाइल्ड ने आर्यों के आक्रमण का मुद्दा उठाया था, क्योंकि आर्यों के आने के पहले ये संस्कृति थी और आर्यों के आने के बाद एकाएक खत्म हो जाती है। आर्य जो है ये युद्ध प्रिय होते थे। युद्ध प्रिय का मतलब कि ये युद्ध में ज़्यादा विश्वास करते थे, लड़ाई झगड़े में विश्वास करते थे, तो इनको ऐसा लगता था कि युद्ध की वजह से ये लोग जो हैं ये समाप्त हुए होंगे। हालांकि इस पर 1946 में भी मार्टिमर व्हीलर ने भी कहा कि नहीं, ये चीज़ जो है युद्ध के कारण हुई होगी, क्योंकि जो बलूचिस्तान के नाल और डाबरकोट आदि के जो क्षेत्र हैं वहाँ से हमको अग्निकांड के साक्ष्य मिलते हैं। अग्निकांड मतलब कि जलाया जाना, ठीक है, जलाया जाना। पूरे पूरे गांवों और नगरों को जला दिया जाता था, जिसके बाद वहाँ रहने वाले लोगों की मृत्यु हो जाती थी। तो ये साक्ष्य हमको वहाँ से मिले हैं। तो वहीं हमें मोहनजोदड़ो नगर से बच्चों के, स्त्रियों के और पुरुषों के कंकाल प्राप्त हुए हैं, जो कि एक ढेर के रूप में है, ठीक है, एक ढेर के रूप में हमको मिलते हैं, जो इस बात को हमें बताने के लिए काफ़ी हैं कि जो युद्ध है वो काफ़ी विशाल रहा होगा। वहीं ऋग्वेद में हरयूपिया शब्द का प्रयोग होता है और हरयूपिया जो है ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता के लिए प्रयोग में लाया गया था उन वैदिक आर्यों के द्वारा। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। और ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। तो पुरंदर कहा गया, किलों को तोड़ने वाला कहा गया, और उस समय किले तो थे नहीं, तो क्या थे? नगर थे सैंधव सभ्यता के लोगों के। तो उन नगरों को उजाड़ने वाला इंद्र को माना गया, जो आर्यों का नेता था, आर्यों का देवता था। और उस आर्य के देवता ने पूरे नगरों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं भाई आक्रमण के जो सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में कहे जाते हैं। उसके बाद जॉन मार्शल मानते हैं कि नहीं, प्रशासनिक शिथिलता आ गई। प्रशासनिक शिथिलता का मतलब है कि पहले प्रशासन ने पूरे नगर को व्यवस्थित रूप से जोड़े रखा होगा, लेकिन बाद के समय में जब प्रशासन ढीला हो गया, नगर व्यवस्थित रूप से नहीं चल पाए, अराजकता व्याप्त हो गई, तो जो व्यापारी और श्रेष्ठी लोग थे वो इन नगरों को छोड़कर किन्हीं और क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। तो वहीं पर एक और मत आता है जलवायु में हुआ परिवर्तन, जिसको ऑरेल स्टाइन ने उठाया है, और आज की तारीख में लगभग ये मत सभी के द्वारा माना जाता है। कुछ मत हैं जैसे बाढ़ का आना, ये भी एक सही माना जाता है, और कुछ है कि जलवायु में हुए परिवर्तन, ये भी माना जाता है। आर्यों ने ऐसा किया होगा तो वो नहीं माना जाता, उसको नहीं मानते, ठीक है। तो जलवायु में परिवर्तन के कारण क्या हुआ कि कृषि योग्य भूमि नहीं रह गई, उस इलाके में कृषि संभव नहीं हो पाई, ठीक है। नदियां जो हैं वो सूख गई, नदियां क्या हो गई? सूख गई, ठीक है। नदियां सूख गई, या नदियों में बाढ़ आ गई होगी, सूख गई होगी या बाढ़ आई होगी, तो भी लोगों का बहुत बड़े पैमाने पर विनाश हुआ होगा। और जब कृषि नहीं हो पाई तो व्यापार चलना तो भाई संभव नहीं था। जब खाने को नहीं होगा तो व्यापार किस चीज़ का करेंगे? वो चीज़ संभव नहीं थी। तो जाहिर सी बात है कि लोग इन इलाकों को छोड़कर किन्हीं और क्षेत्रों में पलायन कर गए थे। तो यहाँ पर हमने पतन के इनके जितने महत्वपूर्ण कारण हैं वो सब देखे, जो आपको परीक्षा में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन पर एक लेख लिखो, निबंध लिखो, या कारणों के विश्लेषण करो, विशेषता बताओ, जो भी, तो आप संभवतः इन कारणों को याद करके बता सकते होंगे। एक प्रश्न यहाँ पर रॉकी ने उठाया है, अब रॉकी का भी आगमन हुआ है। रॉकी कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी विशाल सभ्यता एकाएक समाप्त हो गई? बात बिल्कुल सही है, हमने इतने कारण पढ़े, उन सब कारणों में एकाएक नहीं हो सकता, और इसके कोई साक्ष्य भी मौजूद नहीं है कि इतने बड़ी पैमाने पर ये विशाल सभ्यता समाप्त हो गई होगी। तो इस पर जो इतिहासकार हैं वो फिर एक तीसरा पक्ष निकालते हैं, ठीक है। इतिहासकार बोलते हैं कि हुआ ये होगा कि
इन सभ्यता के नष्ट होने के बाद ये लोग छोटे पैमाने पर घर या गांव, मतलब घर और गांव बनाकर रहते होंगे, नगर इन्होंने छोड़ दिए होंगे। ठीक है, बड़े बड़े नगर संभव नहीं होंगे क्योंकि एग्रीकल्चर सिमट गया होगा। और बाढ़ के कारण पानी इतना भर गया उन इलाकों में जहां से व्यापार वाणिज्य करते थे कि वे अपने व्यापार को संभालने योग्य नहीं रह गए होंगे। उसके बाद आर्यों का आगमन हुआ। तो आर्यों के आने के बाद हमें दास शब्द सुनने को मिलता है या फिर दस्यु शब्द सुनने को मिलता है। तो यहाँ पर ये कहते हैं इतिहासकार कि आर्य जब आए तो आर्यों के जो शुरू के 3 वर्ण थे वो तो मौजूद रहे, लेकिन एक चौथा वर्ण बना जिसको उन्होंने दास या दस्यु के रूप में कहा, जो यहीं पर लोकल लेवल पर रहा करते थे। तो ये माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लक्षण हैं या जो चिन्ह हैं वो एकदम समाप्त नहीं हुए होंगे, और उनमें से कुछ लोग जो बचे होंगे वे लोग आर्यों के साथ में मिले होंगे और चौथे वर्ण के रूप में आर्यों ने इन्हें अपना लिया होगा। इसके साक्ष्य हमें जो है जो एक चौथा हमारा वेद है अथर्ववेद, उसमें भी मिलते हैं। जो अथर्ववेद है 4th नंबर का, उसमें हमको सैंधव सभ्यता के लोगों के तौर तरीके, रीति रिवाज आदि के बारे में विशाल मात्रा में जानने को और समझने को मिल जाता है। तो ऐसा भी कहते हैं कि जो अथर्ववेद है उस अथर्ववेद को बनाने में अनआर्यों का योगदान अधिक था। तो ये अनार्य कौन थे? तो ये अनआर्य यही लोग थे जिनकी संस्कृति और सभ्यता अलग प्रकार से थी। तो एकाएक समाप्त हो गई, इस पर अभी भी कोई भी एक मत नहीं है क्योंकि ऐसा संभव नहीं लगता। कुछ लोग बचे होंगे, कुछ गांव बचे होंगे जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, छोटे पैमाने पर रहने लगे और अपनी जो चीज़ें हैं उन्हें आगे बढ़ाते रहे। उसके बाद आर्य आए, आर्यों ने भी उन चीज़ों को अडॉप्ट किया, मटके बनाने सीख गए होंगे उनसे, और छोटे मोटे घर बनाना, घास फूस के घर, बाद में ईंटों का प्रयोग वगैरह सीख गए होंगे और फिर आराम से उन्होंने अपना राजपाट संभाला होगा। तो मैं गीतो कहती है कि मेरे दिमाग में ऐसा प्रश्न क्यों नहीं आया, तो गीतो आपने पहले ही प्रश्न पूछ लिया था, ठीक है। तो हमेशा आपकी जगह कुछ और भी प्रश्न पूछते रहें। अब इस वीडियो के एंडिंग में मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, एक गृह कार्य दे रहा हूँ जिसमें 3 प्रश्न हैं और इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको 100 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है, 100 शब्दों में लिखना है। पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों का वर्णन करो, ठीक है, उन नगरों का वर्णन करना है। दूसरा है कि सैंधव सभ्यता के समाज पर आपको प्रकाश डालना है कि समाज कैसा था, ठीक है, इसके लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हो। इसके लिए अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार के चिन्ह कितने गहरे थे, इस बात का विश्लेषण करो। तो ये 3 प्रश्न हैं 200 शब्दों में, ये आपको मुझे 4 दिनों के अंदर असाइनमेंट के रूप में जमा करवाने होंगे, ठीक है। चलिए एक लास्ट स्लाइड और है जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर हैं उनकी खोज किस किस व्यक्ति ने कैसे कैसे की थी और कब कब खोज की, वर्तमान स्थिति क्या है, उसका एक स्लाइड मैंने यहाँ पर लिया है। तो स्थल है हड़प्पा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। हड़प्पा जो है ये किस नदी के किनारे पर था, ये बहुत सी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे पर था, 1921 में खोजा गया दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स के द्वारा, और पश्चिमी पंजाब के मांट मोगरी जिला जो आज पाकिस्तान में है वहाँ पर ये स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर था, 1922 में खोदा गया राखलदास बनर्जी के द्वारा, और सिंध प्रांत के लरकाना जिले में ये स्थित है, ठीक है। एक चीज़ और कि ऐसे ही वीडियोस को पढ़ने के लिए आप पीएससी अड्डा को बिल्कुल अपने साथ रखें और यकीन मानिए कि एमपीपीएससी जो आपकी एग्ज़ाम है या यूपीएससी की जो आपकी एग्ज़ाम है उनमें ये जितने भी वीडियोस हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इस तरह का जो एजुकेशन है वो आपको अदर नहीं मिलेगा, गारंटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है चनूदड़ो जो है ये सिंधु क्षेत्र में है, सिंधु नदी किनारे 1931 गोपाल मजूमदार ने खोजा और सिंध प्रांत पाकिस्तान में ये आज है। कालीबंगा घंगर नदी किनारे था, 1953 में खोजा गया बीबी लाल और बी के थापर के द्वारा, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले भारत में ये स्थित है। कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे पर 1953 फजल अहमद ने खोजा और सिंध प्रांत खैरपुर पाकिस्तान में है। रंगपुर मादर नदी के किनारे पर है, 1953-54 में रंगनाथ राव ने खोजा, गुजरात के कठियावाड़ क्षेत्र में है और ये एक प्रमुख बंदरगाह भी था। रोपड़ जो है सतलज नदी किनारे 1953-56 में यज्ञदत्त शर्मा ने खोजा और पंजाब के रोपड़ जिला भारत में है। लोथल भोगवा नदी के किनारे पर था, 55 और से 62 तक खोजा गया रंगनाथ राव के द्वारा और गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है भारत में। आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के किनारे पर है मेरठ में, ठीक है, और 1958 में खोजा गया यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा
उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला भारत में है। बनावली रंगोई नदी के किनारे 1974 रविंद्रनाथ बिष्ट ने खोजा, हरियाणा के हिसार जिले भारत में है। वहीं धोलावीरा नदी के किनारे पर नहीं है, 1990-91 में इसको खोजा रविंद्रनाथ बिष्ट के द्वारा, गुजरात के कच्छ जिले भारत के अंदर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्री एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। चलिए, तो ये था हमारे वीडियो का अंत और सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पर हमारा पूरा होता है। तो आपको हमारी जो ये लेक्चर सीरीज़ है ये कैसी लग रही है, आप हमको कमेंट बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो कोर्स अच्छा लगता है तो आप इसे अपने दोस्तों को रेफ़र कर सकते हैं, उनको शेयर कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि क्वालिटी एजुकेशन बहुत कम दाम में, बहुत कम कीमत पर और बहुत अच्छे लेवल पर बच्चों को मिलना चाहिए। और ये भी इच्छा है कि बच्चे इस चीज़ को करके अपना जो सपना है उसे पूरा कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, और शेयर कर सकते हैं हमारे वीडियोस को व्हाट्सएप पर भी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जुड़े रहिए हमारे साथ और मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स।